हेलो बच्चों, मैं यदु सर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल के यदु जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और बनाते हैं 4 ऑप्शन के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो ये हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस कहाँ का रहने वाले थे? ये रहने वाले थे यूनान का। यूनान एक समृद्ध देश था, ठीक ना। वहां पे हर तरह का ज्ञान विज्ञान का स्रोत था, सभी तरह का था। पाइथागोरस भी वहीं के थे, ठीक ना। चलिए, तो ये हो जाएगा क्या? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कौन सा पुस्तक लिखा था? हेरोडोटस ने कौन सा पुस्तक लिखा था? देखिए इसमें मिस्ट्री है। क्या है मिस्ट्री? हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री का भी है और इतिहास भी है। ये तीनों शब्द लग रहा है कि एकदम मिल रहा है। एकदम आपको देखिए, हिस्ट्री इतिहास, ये तो एकदम साफ लग रहा है कि मिल रहा है जी। लेकिन हिस्ट्री का तो देखिए इसमें थोड़ा सा है। तो सबसे पहले हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का उल्लेख दुनिया में सबसे पहले किए थे, ठीक ना। और वो सबसे पहले पुस्तक कौन सा लिखे थे? हिस्ट्री का पुस्तक लिखे थे। कभी भी आप लोग इतिहास मत मारिएगा, तो यह क्या हो जाएगा? हिस्ट्री का। चलिए, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो इस ठीक है, इस फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समानता के लिए यहाँ हुआ था, एक समान होने के लिए ये क्रांति हुआ था, ठीक ना। चलिए, तो ये हो जाएगा 1789 में हो जाएगा। चलिए, फ्रांस में कौन प्रथम स्टेट में कौन रहता है? फ्रांस में जो था प्रथम स्टेट में कौन रहता था? तो वहां 3 स्टेट था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में कौन सा है? तो प्रथम माने स्वर स्टेट, तो हो जाएगा राजा। वो हो जाएगा राजा रहता था प्रथम स्टेट में। फ्रांस में कौन द्वितीय स्टेट में रहता था? फ्रांस में जो था कौन द्वितीय स्टेट में रहता था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है फर्स्ट और थर्ड, ये थोड़ा सा कोई लड़कों लोग मार देता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें फंस जाता है। तृतीय में क्या था कि प्रथम स्टेट में राजा रहता था, द्वितीय स्टेट में पादरी और कुलीन रहता था, और तृतीय में सर्वहारा किसान मजदूर, माने जितना भी सोच सकते हैं, बड़ी लोहार, जितना सब है जो कौन में? प्रथम अति तृतीय स्टेट में, जिसे सर्वहारा कहा जाता है, ठीक ना। तो इसमें कौन रहते थे? तो पादरी और कुलीन रहते थे। नेपोलियन बोनापार्ट कौन सा युद्ध 1813 में हारा था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन सा युद्ध 1813 में हारा था? तो आपको याद होना चाहिए कौन सा युद्ध हारा था। रूस से कौन सा युद्ध हुआ था? तो रूस ने जब अपने यहां से राजा ने पीछे की ओर हटते गया था, तो कौन सा युद्ध हारा था? 1812 में वो युद्ध लड़ना स्टार्ट किया था, और 1813 में वो लड़ते लड़ते मॉस्को तक गया था, और मॉस्को तक वहां गया था तो कौन सा युद्ध था? लिमचिम का युद्ध हारा था। ये ना कि वाटरलू मार दिया, वाटरलू अलग था। वो कब हुआ था? वो हुआ था 1815 में हुआ था, ठीक ना। तो उसे लिमचिम की युद्ध में उसे पकड़कर कहां भेजा गया था? तो एल्वा द्वीप पर भेजा गया। देखिए एल्वा द्वीप भी ऑप्शन में है, तो इसमें हो जाएगा लिमचिम का युद्ध, वाटरलू का नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। चलिएगा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? किस वर्ष लागू हुआ था? तो देखिए इसमें 1789, 1804, 1815 और 1830 भी है। तो देखिए नेपोलियन संहिता, अच्छा इस क्यों हुआ था? क्योंकि एक केंद्र शासित व्यवस्था को लागू किया गया था, और यहाँ के सभी जितने भी था सभी को एक अथी में लिखा गया था, ठीक ना। तो वही संहिता कहते हैं, नेपोलियन संहिता कहते हैं। उसी संहिता में लिखा गया था, तो वो 1804 में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? देखिए इसमें देखिए बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है? किसने किया था ये पूछ रहा है, कब नहीं किया था, मेजबानी पूछ रहा है किसने किया था। तो आपको इसमें मेटरनिक है, बिस्मार्क है, नेपोलियन है, विलियम प्रथम भी है। तो देखिए इसका
15 में क्या हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जितने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था था उसको समाप्त कर पुनः कौन सा राजतंत्र व्यवस्था को स्थापित करना था। ये रूढ़िवादियों का बैठक हो रहा था 1815 में वियना में। वियना कहाँ है, वियना है ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में। यह सम्मेलन हुआ था, सभी रूढ़िवादियों को बैठाकर वहां पे सत्ता परिवर्तन किया गया था। सत्ता का मान लोकतंत्र को परिवर्तन किया गया था। तो इसका मेजबानी कौन कर रहा था, मेटरनिख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यंग इटली नामक गुप्त संगठन के संस्थापक कौन था। यंग इटली पार्टी की जो था, यंग इटली गुप्त संगठन नामक, देखिए सबसे पहले सोचने वाला इटली का एकीकरण का सोच किसने रखा था, तो मेजनी ने रखा था। कौन रखा था, मेजनी ने रखा था। ठीक, तो वो कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ था, वो जुड़ा हुआ था कार्बोनारी गुप्त संगठन से जुड़ा हुआ था। ठीक ना, तो उससे भी हमला किया था तो उससे नहीं हुआ था। तो वो सोचा कि ऐसा करते हैं कि जितना भी इटली का यंग लोग है उस सभी को एकत्रित करते हैं और एक पार्टी का गठन किया था। 1831 में यंग पार्टी का स्थापना किया था। किसने, मेजनी हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेजनी। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी, तो ये हो जाएगा कुस्तुतुनिया का। अच्छा, इस पर कब्जा क्या था, यूनान पर किसका कब्जा था, कौन सा धर्म का, तो ये इस पर मुस्लिम धर्म का था कब्जा। कौन किया हुआ था, तुर्की मुस्लिम लोगों ने किया हुआ था। तो इसी को हटाने के लिए सभी यूरोपीय देश मिलकर, क्योंकि यहाँ का ज्ञान विज्ञान का स्रोत का पलना कहा जाता था। तो ये लोग कि देखिए इस पर दूसरे धर्म के लोग और दूसरे लोग रहेंगे तो इससे दिक्कत हो रहा था। तो इस चलते सभी लोग मिलकर उसे किया था और उस संधि का नाम था कुस्तुतुनिया का संधि। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। देखिए जर्मनी की एकीकरण के मुख्य भूमिका पूछा है, जर्मनी का जो एकीकरण था उसका मुख्य भूमिका किसके थी। देखिए जर्मनी है, यानी कि इटली मान लीजिएगा, इसमें क्या है, गैरीबाल्डी भी है। तो गैरीबाल्डी तो यहाँ का नहीं था, गैरीबाल्डी कहाँ का था, इटली का था। बिस्मार्क तो लग रहा है कि यहाँ का था। फिर था कौन, मेजनी भी इटली का था। विलियम द्वितीय, तो ये भी कहाँ का था, इटली का ही था। तो इसमें से तो ऐसे छांटिएगा तो छांटिएगा, लेकिन बिस्मार्क का एक खासियत था, वो किस चिंतक से प्रभावित थे, हीगल एक विचार थे जो चिंतक थे, उनके पुस्तक पढ़कर वो उससे प्रभावित थे। और बिस्मार्क नहीं बोला था प्रासा के लोगों से कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ लोगों पर कभी कोई व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है। ठीक ना, दूसरे जगह के लोग। तो इसको जितने भी लोहा है, रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। जितने प्रासा में लोहा है उस सब को धार लगाओ और तेज करो और खून से उसे नहलाओ, तब उसे रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। किसने, बिस्मार्क ने। तो इसको बिस्मार्क आंसर होगा, इस ध्यान दीजिएगा। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोपीय को जुकाम हो जाता है, यह कथन किसकी थी। देखिए इसका थोड़ा सा टेक्निकल कहिए या कुछ भी, इसको क्या था कि फ्रांस को सर्दी लगता है तो पूरा यूरोप छींकता है। इसका किसका कथन था, तो ये किसने कहा था, मेटरनिख ने कहा था कि फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप, फ्रांस में कुछ भी चेंज होता था तो पूरा यूरोप में चेंजिंग आता था। जैसे में राजतंत्र लोकतंत्र हो उसमें चेंजिंग आता था तो उस पूरा में चेंज आता था। सबसे पहले मेटरनिख वियना सम्मेलन 1815 में कहां पे चेंज किया था राजतंत्र व्यवस्था को, लुई 18वां को राजा बनाया गया था। कहां, फ्रांस में। ठीक ना, ये याद आप लोग को आया होगा। तो ये मेटरनिख का कहना था। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था। 61 की बात हो रहा है, याद कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। ये क्या हो रहा है, 61 का समय बता रहा है। तो 61 में कौन था, 1000 सेना लेकर नेपल और सिसिली को एक किया था। किसने किया था, गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी कोई सैनिक नहीं लिया था, नाविकियों का एक संगठन बनाया था जिसे लाल कुर्ती पार्टी ने कहा था। और उसमें सभी को लाल रंग का कुर्ता दिया गया था और पहनाकर पूरी बुर्गो वंश की जितना भी थाना था उस सब पर आक्रमण करके सबको एक किया था। तो ये किसका था, ये हो जाएगा गैरीबाल्डी। प्रासा द्वारा स्थापित जालरीराइन क्या था। देखिए प्रासा द्वारा, देखिए इसमें क्या था कि आप जानते होंगे
कि वहां पे पहले क्या था, जर्मनी एक 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। उस पर नेपोलियन बोनापार्ट ने आक्रमण किया था, तो उसे कितना 39 राज्य में विभाजित किया था। तो उसको जाने के लिए व्यापारियों को दिक्कत होता था, हर जगह जाता था तो किसी का मुद्रा अलग है, किसी का मुद्रा अलग है, इस सभी को अलग था। तो तब व्यापारियों ने एक बोला कि एक संगठन बनाते हैं, और उस संगठन में क्या किया था, एक जालबरीन एक संस्था बनाया था, किसके द्वारा, तो व्यापारियों द्वारा। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या था, तो ये सीमा शुल्क था, ये सीमा शुल्क था, कस्टम यूनियन था। कस्टम का मतलब सीमा शुल्क ही होता है, ठीक ना। जर्मेनिया किस राष्ट्र का व्यापक रूपक है, जर्मेनिया, तो इसमें जर्मनी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जर्मनी। मारियाना की प्रतिमा फ्रांस के सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई थी? देखिए, मारियाना का जो था प्रतिमा फ्रांस के चौराहा पर क्या लगाया गया था, तो उसमें क्या इंडिकेट कर रहा था, ऐसे हाथ कर कर ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा था। ये एकता का प्रतीक बनाता था। एकता का प्रतीक ये है कि सभी का खुदा, सभी का भगवान जो है सब एक हैं, ठीक ना। तो इससे एक सामाजिक स्तर पर क्या बना रहा था, सबका एकता बना रहा था, ठीक ना। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो यह क्या है, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। रक्त एवं लौह की नीति का पालन किसने किया था? तो ये तो पहले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं, इसमें किसने किया था, तो ये आप लोग को इसको आंसर में दीजिएगा, कहाँ कमेंट कीजिएगा और उसमें आंसर दीजिएगा, ठीक ना। इसको आप लोग को नहीं बनाएंगे किसने पालन किया था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप लोग को समझा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इटली के एकीकरण में लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका भी आप लोग का आंसर कमेंट में देना है। क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। आपको जरूर से जरूर दीजिएगा इसको क्वेश्चन का जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है, ठीक ना। विज्ञान ज्ञान का स्रोत है। अच्छा, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस वर्ग का प्रभाव बढ़ा? किस वर्ग का प्रभाव बढ़ा? जब समानता की बात आया था तो किस वर्ग सबसे ज्यादा शिक्षित था? तो मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा शिक्षित था, ठीक ना। तो उसी का आया था, उसी का शिक्षित वर्ग का था। इसमें दिए हुए था कुलीन वर्ग, शिक्षित वर्ग, सेना वर्ग, पादरी वर्ग। चलिए, जर्मेनिया का मुकुट किन पत्तों से बना है जो वीरता का प्रतीक है? जैसे में हमारे यहाँ क्या है, बौद्ध धर्म को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बरगद के पेड़ के नीचे। तो वही ये बात हो रहा है कि कौन सा पेड़ का वहां वीरता का प्रमाण दिया जाता था। हमारे यहाँ क्या है, पीपल है, बर है, इस सब को हम लोग भगवान के रूप में पूजते भी हैं और इससे बुद्ध भगवान का ज्ञान भी प्राप्ति होता था। उसी तरह का वहां पे था। तो एक शाहबुलत का पेड़ था, उसको वहां का वीरता का प्रतीक माना जाता है। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, ठीक ना। आप लोग इसे अपने लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोग का भी कुछ मिल सके, ठीक ना। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि बच्चों इस का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन में कर दिया जाएगा। आप वहां से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक ना। वहां उस लिंक पर जाकर आपको प्राप्त हो जाएगा। हर तरह का पीडीएफ वहां पे किया हुआ, कुछ विषयों का भी है जो नोट के रूप में उपलब्ध है, ठीक ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा और जो हो सके तो फ्रेंडों को भी बतलाइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम लोग का थोड़ा सा मनोकामना और भी बढ़ता है।